Okay, very good morning to all of you. Today we will going to start lecture number 24. Okay, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, जो कि है लेक्चर नंबर 24 ओवर द फैक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक नया रूल लिखते हैं. ठीक है, जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं. पाइथागोरस प्रमेय. ओके, पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो लिखते हैं इसको. और ये एक तरीके से स्टेटमेंट है और पाइथागोरस साहब ने ही इसकी डिस्कवरी किया था, उसी के नाम पे इसे रख दिया गया है. ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है. एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है. बहुत पुराना थ्योरम है, बहुत सारे लोगों को ये रिमेंबर रहता है क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, बस इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो नए होते हैं. एप्लीकेशंस को मुझे देखना है किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस में इसको यूज़ करते हैं. अदरवाइज पाइथागोरस को छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है. ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं बना ले रहा हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है. मैंने ये मान लिया कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि बी पे ये क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ण. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस. क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस. ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब, या इसी को हाइट भी बोलते हैं. आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर. और जो बेस होता है यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आधार. ठीक है, ये तीन साइड्स होते हैं और इनके तीन इस तरीके से नाम है. तो अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं, हाइपोटेनस को एच, बेस को बी और परपेंडिकुलर को पी, तो समकोण त्रिभुज में अगर ऐसा है तो पाइथागोरस साहब ये कहते हैं कि कर्ण का वर्ग अगर ऐसा है तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा. दैट मीन्स कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मुझे बाद में समय कभी मिलेगा तो पाइथागोरस पे डिटेल्स में चर्चा करूंगा, उस पर और सारी बातें हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम ट्रायंगल्स के फैक्ट्स एंड थ्योरम से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल्स पे ही बात करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज हो रहा है. ओके, तो कर्ण को अगर मैं लिखूं हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स पी का स्क्वायर प्लस बेस बी का स्क्वायर. ओके, तो ये रिजल्ट्स मुझे याद रखना है. ठीक है, कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा. अगर इसको साइड्स के फॉर्मेट में लिखूं तो कर्ण क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी को अगर मैं लिखूं ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. आधार क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर. ओके, क्लियर है, तो यहां से ये लिख सकते हैं. ठीक, तो आई होप ये क्लियर होगा. बस ये रिजल्ट्स याद रखना है, इतना याद रहना चाहिए कि अच्छा थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे कर्ण न पूछ के लंब पूछ लेगा. ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, इसी को एक्सटेंड कर देना है. अगर इसी से अगर मैं देखूं लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, आधार का स्क्वायर. ओके, आधार का स्क्वायर. फिर से यहीं से ये भी पूछ सकता है आधार क्या होगा, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर. ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, निकाल सकते हैं. अच्छा, याद करने के टर्म में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन फार्मूले हैं हमारे पास, तीन फार्मूले ये बन के आए हैं, लेकिन तीन न याद करके मुझे एक ही याद रखना है, बाकी को
हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे देखिए, जब भी पूछेगा कर्ण तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक आउट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लिया, तो राइट एंगल के सामने जो भी साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जिसपे ये राइट एंगल बन रहा है यानी कि उसको क्या बोल देंगे, बेस, आधार बोल देंगे। बाकी बचे हुए को क्या बोल देंगे, लंब। अब देखिए, इसको समझने के लिए यानी कि अगर जिसे दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करेंगे, राइट एंगल के सामने वाले कर्ण और बड़ी भुजा, कर्ण जो होती है वो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो दोनों को जोड़ के कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से अगर छोटी का मुझे निकालना है, तो जैसे आधार छोटा है उसका निकालना है, तो बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या करेंगे, आधार निकालना है तो कर्ण यानी कि बड़े का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण यानी बड़े का स्क्वायर माइनस जो रिमेनिंग का है छोटा उसको घटा देंगे, ठीक है। ऐसे लंब जो है छोटा है उसका निकालना है तो पहले बड़े का स्क्वायर करेंगे माइनस छोटे का स्क्वायर, और जो बड़ा होता है दैट मीन्स कर्ण उसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों छोटे को स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अब थ्योरम्स, फैक्ट्स हो गया जिसको मुझे याद रखना है। एक ही बात याद रखना है, 90 के सामने जो होगा वो कर्ण होगा और उसका स्क्वायर जो छोटे होते हैं दोनों उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। बाकी को ट्रांसफर करके भी निकाला जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने बताया कि आधार अगर निकालना है यानी वो छोटा वाला है तो बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे, जो बचा हुआ है दैट मीन्स लंब उसको घटा देंगे। लंब का निकालना है तो बड़े वाले का स्क्वायर दैट मीन्स कर्ण का स्क्वायर माइनस बचा हुआ क्या, आधार, उसका स्क्वायर करके निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लिखते हैं तो क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे इस पे तो क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की, एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है, छत को छूती है, ओके, छत को छूती है। इस भवन से कितनी दूरी पर, इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं, सीढ़ी के पाद है, ओके। सीढ़ी के पाद का मतलब क्या है कि लोअर पॉइंट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब यह हुआ कि दीवार से जो सीढ़ी लगी हुई है उसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, उसका जो लोअर पार्ट है यानी कि सबसे निचला तल जो है, लोअर पार्ट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, दीवार से कितनी दूरी पे है। आइए करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, कितनी, 25 मीटर। अच्छा, कभी भी जैसे मान लीजिए ये घर है, मैं बना ले रहा हूं, ये घर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, घर, ओके, इधर साइड हमारा ये घर है, ठीक। अब ये इस घर पे चढ़ने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, लैडर का, सीढ़ी का, ठीक है। तो जो कि 25 मीटर है और घर की ऊंचाई कितना है, घर की ऊंचाई दे दिया है 24 मीटर। ये हमारा घर है, अगर घर की ऊंचाई हम देखें तो कितना दिया है, 24 मीटर दिया है, ठीक है। अब इस पे चढ़ने के लिए, इसके छत पे जाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। क्या सीढ़ी खड़े खड़े लगेगी, नहीं, सीढ़ी को थोड़ा सा झुका के लगाएंगे, अदरवाइज सीढ़ी खड़ी ही नहीं हो पाएगी। तो क्या क्या बोल रहा है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, जिसको छत पे जाने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बना ले रहा हूं, तो सीढ़ी कुछ ऐसे लगेगी, सीढ़ी कुछ ऐसे लगेगी, ठीक है, ऐसे लगेगी। अब यही 25 मीटर दिया है, ये क्या है, हमारा सीढ़ी है, ये हमारा क्या है, सीढ़ी। अच्छा, घर को अब टेढ़ा हो भी सकता है किसी किसी का घर, लेकिन जनरली घर सीधा ही बनता है, ठीक है। इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद है, दैट मीन्स व्हाट इज द लोअर पार्ट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ओके। दैट मीन्स कि ये पॉइंट की बात कर रहा है कितनी दूरी पर है इस दीवार से। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा, मैं इसको मिला दूंगा और हम क्या मान लेंगे, ये मान लीजिए x मीटर है, ये कितना मान लीजिए x मीटर है। अब इसी को अगर हम देखें, थोड़ा सा बाहर निकालें, ठीक है, ये हमारा घर है, ये हमारा क्या है, घर। अगर मैं देखूं तो ये
कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और अभी मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होती है पहचानने का यही तरीका है, उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, जिसपे वो टिका होता है राइट एंगल, वो क्या होता है, आधार हो जाता है। बाकी जो बचा वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाता है, लंब। तो यहां से अगर मैं लिखूं, तो जैसे अगर मैं नाम दे दूं इसका, अगर ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नियम के अनुसार। कौन सा नियम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के। तो लंब यहाँ पे कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से x को क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो 25 25 में कितना होगा 625, ठीक है, माइनस 24 24 में 576। स्क्वायर और क्यूब मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है, और याद कर लीजिए कम से कम 20 तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 49। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 49। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 49, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम बात करें यहां से यक्स कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हेंस वी कैन से दैट, hence we can say that the lower part of the ladder from the wall that ये कितना है CB इक्वल टू x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि सीढ़ी का जो निचला तल है, हिंदी में उसको बोलते हैं पाद। ठीक है, वो कितना है, वो कितनी दूरी पे है, x सेंटीमीटर, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उससे और क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ओके मैं बना ले रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ओके, तो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ एबीसी एक ट्रायंगल है। तो यहाँ से अगर कोई पूछे कि AC क्या होगा, AC की वैल्यू बता दीजिए, AC की वैल्यू। तो अब देखिए जहां पे राइट एंगल होगा उसके सामने ही क्या होगा, कर्ण होगा, जिस पे होगा उसको क्या बोलेंगे, आधार, दैट मीन्स बेस, और जो परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब यहां से देखिए लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना आ गया 25। यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू 25, इसलिए AC इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से कर्ण इक्वल टू AC इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। दिक्कत कहां पे आती है वो मैं बता दूं, कि जब भी ट्रायंगल को उल्टा सीधा कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे तो स्पष्ट है ये फिगर, अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए 90 डिग्री ऊपर हो जाए, तो आइडेंटिफाई करने में ये दिक्कत होता है कि कहाँ पे राइट एंगल होगा, उसके सामने कौन सा भुजा होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी 90 हो उसके सामने सदैव क्या होगा, कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होगी। उसके बाद जिसपे ये 90 डिग्री बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बेस, आधार। बाकी रिमेनिंग जो एंगल बचा तो अपने आप लंब हो जाएगा। क्लियर है, अब क्लियर होगा। अच्छा सवाल करते हैं एक दूसरा। ठीक है, ओके, दी गई आकृति में ट्रायंगल PQR के अंदर एक बिंदु O ऐसा है कि एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री, OP इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा
ओ आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओ आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्यू आर का मान बताइए, क्यू आर का मान बताइए। ओके, अच्छा देखिए, जब भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो इतना डायरेक्ट नहीं आएगा कि लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकाल लीजिए, या कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार निकाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस तरीके से पूछेगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछे जाते हैं कि आप कितने माहिर हैं कि इसको और अच्छे से समझे हुए हैं कि एप्लीकेशंस इसका अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो जब भी पूछेगा ऐसा सवाल पूछेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समझना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स को। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं। चित्र जैसा कि दिया है वैसा मैं बना ले रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं बना ले रहा हूं। ओके, मैंने ये बना लिया कि पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें खास बात यह है कि एंगल पी पर, ठीक है, एंगल क्यू पी आर, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये गिवन है। फिर क्या कर रहा है कि क्यू ओ पी, ठीक है, ट्रायंगल ओके, पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, एक बिंदु ओ ऐसा है, ठीक है, जो कि वो भी किस पे है, 90 डिग्री पे है। तो इसके अंदर एक बिंदु ऐसा आ रहा है जो कि इससे ये कितना आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो मैं अगर इसको फिर से मिलाऊं दूसरे साइड, ये एक बिंदु ओ इसके अंदर ऐसा है कि ये भी कितना है, 90 डिग्री है। ओके, इस तरीके से इसकी संरचना है। ठीक है, गिवन है ये पॉइंट ओपी 6 सेंटीमीटर और ये पॉइंट ओ आर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यूपी दैट मीन्स ये वाला साइड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है ना वो बना के दिया है। अगर डायग्राम बना के न दिया होता ना तो मैं इस डायग्राम को सीधा बनाता, पी क्यू आर को सीधा बनाता, तब ज्यादा स्पष्ट मैं देख पाता, क्योंकि जैसा थ्योरम लोग पढ़े होते हैं वैसा ही देखने का प्रयास करते हैं। अगर वैसा विजुलाइज वैसा दिखता है तो उसी तरह की फीलिंग आती है, तुरंत क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जैसे ही डायग्राम को बदल दिया जाता है तो दिमाग पे एक लोड सा पड़ता है कि ऐसा डायग्राम तो देखा ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चंस की उलझन क्या है कि इसमें राइट एंगल को ऊपर बना दिया है, फिर बीच में बना दिया है, तो जैसा मैंने देखा था उस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। और डायग्राम इसीलिए बना के दिया गया है कि आप पाइथागोरस थ्योरम को बखूबी निकालना या लगाना जानते हैं कि नहीं। अगर जानते होंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा, समझिएगा, इसकी चालाकी समझिएगा। यहाँ पे ये जानने का प्रयास कर रहा है एग्जामिनर कि क्या आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब, आधार, कर्ण क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको पता है कि नहीं। अब देखिएगा, अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पे मैं लिखूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर को अगर मैं देखूं तो 90 डिग्री के सामने, जैसा कि मैंने बताया, वो क्या होता है, कर्ण। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण। क्यू आर इक्वल टू कर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेस किस पे ये राइट 90 डिग्री बना है, पी आर पे। किस पे बना है, पी आर पे। ठीक है, तो पी आर इक्वल टू हम मान ले रहे हैं लंब। ठीक है, पी आर इक्वल टू लंब, और क्यू आर को क्या मान ले रहे हैं, आधार। ठीक है, क्यू आर को क्या मान ले रहे हैं, आधार। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर इन ट्रायंगल पी ओ आर को देखें, पी ओ आर, ओ पी आर बोले या पी ओ आर, तो 90 डिग्री के सामने ये इसके लिए क्या होगा, कर्ण की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी कि पी आर यहाँ पे क्या होगा, कर्ण होगा, और ओ आर यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। ओ आर यहाँ पे क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, और ओ पी यहाँ पे क्या होगा, लंब होगा। तो सबसे बड़ी बात यही होता है आइडेंटिफाई करना। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी राइट एंगल दिखे, ट्रायंगल को कैसा भी बनाए आपके सामने, उसके सामने कर्ण होगा।
बाकी जिस पे राइट एंगल बन रहा है उसको हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। अब देखिएगा, समझिएगा, इसमें हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है क्यू आर, हमको क्यू आर चाहिए। देखिए क्यू आर चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो अगर मैं बात करूं मुझे ये निकालना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं पी क्यू आर ट्रायंगल में देखूं और हमको मिल जाए पी आर, पी आर मिल जाएगा, ठीक है, पी आर मिल जाएगा तो इसके रेफरेंस पे हमको लंब मिल जाएगा, ठीक है, पी आर मिल जाएगा तो ट्रायंगल पी क्यू आर के रेफरेंस में हमको लंब मिल जाएगा और कर्ण दिया है उस हिसाब से हम क्यू आर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखिए, यानी कि ट्रायंगल पीओआर में अगर गौर से देखिएगा तो इसमें हमको दो साइड गिवन है, यानी कि लंब, लंब जो है ओपी 6 सेंटीमीटर, आधार ओआर जो है 8 सेंटीमीटर। तो कर्ण यहां से निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पीओआर, इन ट्रायंगल किसमें, पीओआर, अगर पीओआर में हम बात करें, ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, प्लस ओ आर का स्क्वायर। ये कितना है, ओपी हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 छवक 36, 8 ठाई 64, दैट मीन्स कितना 100, यानी कि पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 100, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो यहां से पी आर की लेंथ कितना आ गई 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारी नीड नहीं है, लेकिन हमको ये चाहिए। अगर ये मिलेगा पी आर तभी तो हम निकाल सकते हैं क्यू आर। तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ओके, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं फिर से देखूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ये आ गया, तो अब यहां से कर्ण को निकालना, दैट मीन्स क्यू आर को निकालना क्या होगा, आसान होगा। नाउ नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू आर, अब किस में लिखेंगे, पी क्यू आर। पी क्यू आर में अगर हम लोग देखें तो कर्ण का स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी कि पी आर, आधार यानी कि क्यू आर, आधार इंटू क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो यहां से फिर से मैं लिखूंगा कर्ण का स्क्वायर, एक लाइन लिख ही लेते हैं, बराबर होगा किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमारे पास क्यू आर है, ठीक है, कर्ण क्या है क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस क्यू आर का स्क्वायर, लंब यहाँ पे हम क्या मान चुके हैं पी आर, तो पी आर को क्या मान लेंगे लंब, ठीक है, पी आर का स्क्वायर, ओके, प्लस आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार ये इसको मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, तो क्यूपी, क्यूपी का स्क्वायर, ठीक है, क्यूपी का स्क्वायर, और ये है हमारा कितना 24, और ये है हमारा कितना 10, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 10 दहाइयाँ 100, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, कितना आ जाएगा 576, तो ये कितना हो जाएगा 676, दैट मीन्स कि क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट में 676, और ये स्क्वायर होगा कितने का, ये स्क्वायर होगा 26 का, 26 का स्क्वायर 676। तो यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं कि क्यू आर की लंबाई, क्यू आर की लंबाई बराबर हो जाएगी कितना 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, जो कि हमारी डिजायर्ड आंसर होगा। तो यहां पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम या इस फैक्ट्स को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस और सिचुएशंस को समझना और एप्लीकेशंस को यूज करना इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्रायंगल्स को उल्टा कर देगा तो तो समझने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, ठीक है, समझने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये थ्योरम समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप है, नोट करके लिखेंगे, एक रिलेशनशिप है, हालांकि इसमें सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी ट्रायंगल्स का पार्ट है तो इसको लिखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी समकोण है, एंगल बी क्या है समकोण है, ठीक है, एंगल बी समकोण है, तथा एक्स और वाई, एक्स और वाई क्रमशः क्रमशः
ए बी तथा बीसी पर स्थित कोई बिंदु हैं। सिचुएशंस को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बना ले रहा हूं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ओके, एबीसी, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है, ओके। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, एक्स और वाई क्रमशः एबी तथा बीसी पर स्थित कोई बिंदु है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एबी पर बीसी पर ये एक बना लिया, ठीक है, ओके। इसी तरीके से इस पॉइंट से ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। AB पर स्थित, ठीक है, कोई पॉइंट हमने x बना लिया और BC पर स्थित कोई पॉइंट हमने y बना लिया, ठीक है। वो इस तरह की सिचुएशंस है, ठीक है। कोई पॉइंट इस तरीके से है, ठीक है। AB तथा BC पर स्थित कोई बिंदु है x और y, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो एक रिलेशनशिप होल्ड करता है। वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ए वाई का स्क्वायर प्लस, दैट मीन्स ये वाली साइड, प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा AC दैट मीन्स AC दैट मीन्स ये वाली साइड, AC का स्क्वायर प्लस XY इसका स्क्वायर, ठीक है। जस्ट ए रिलेशनशिप रिमेंबर रखना है। कभी कभी क्या होता है, कहीं से भी सवाल बन जाता है। तो एक ये थ्योरम है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसमें B पे 90 डिग्री है और AB और BC पर X कोई पॉइंट इस तरीके से है, तो एक रिलेशनशिप इस तरीके से होल्ड करता है। AY दैट मीन्स कि जो पहले एंगल्स के बीच से हम लेके आ रहे हैं, BC वाले पे मिलाए हैं जिस पॉइंट को, उसका स्क्वायर XC यानी C वाले पॉइंट से जो दूसरे वाले लाइन पे मिला है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स कि जो दोनों पॉइंट्स लेते हैं जहां से, यानी जिस शीर्ष से, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, किसके बराबर होगा, जो उन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, ठीक है, वो वाली लाइन, दैट मीन्स AC का स्क्वायर प्लस जो दो पॉइंट्स ये लिए हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत रेयर इस पे आए हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ओके, बराबर होते हैं। आइए समझते हैं इसको। अब ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ओके। क्या कह रहा है ये, किसी ट्रायंगल के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने मान लिया एक ट्रायंगल ABC, ओके, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ओके, ABC। अगर मैं ऐसा मान लूं ये साइड A है और ये साइड A है, तो इनके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि इसके सामने यानी AB के सामने का एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और AC के सामने का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। तो ये मैं यहां पे लिख सकता हूं
कि इफ ए बी बराबर ए सी, इफ ए बी बराबर ए सी देन एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। ये थ्योरम का यही मतलब है, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं किसी ट्रायंगल में, या मैं तीसरी भी कर सकता हूं, जैसे ये भी अगर बराबर मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा कि अगर मैं ये मान लिया, ठीक है, जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम ले लें, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम ले लिए, ठीक, ओके, तो नोट करके लिखेंगे, अगर ए बी सी इस तरीके से हमने ले लिया और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा, ये भी साइड ए होगा। तो अगर देखें ये बराबर भुजा है, दैट मीन्स ए बी ए सी बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा, और उसी के बराबर ये भी है तो ये भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स बराबर होते हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स कि 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यहां से लिख भी सकते हैं ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यहां पे अभी अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर हम बात करें तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दैट मीन्स इफ साइड्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो बी इक्वल। ओके, तो यहां से मैं लिखूं कि इफ ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, यानी कि समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और फैक्ट्स भी कह सकते हैं या रूल्स कह सकते हैं, इसका यूज होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। याद यहां पे ये रखना है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आज के लास्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं, ठीक है, रूल्स करके लिखेंगे। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कल से रिलेटेड है, मैं इसको रिलेट करके दोनों एक साथ बता दूंगा, ठीक है, तो क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है ये थ्योरम, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है, ओके, ए बी सी। ओके, फिर क्या कह रहा है, किसी ट्रायंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दैट मीन्स कि अगर मैं ए बी और ए सी के दो मध्य बिंदु अगर मैं ले लूं, ठीक है, ए बी और ए सी के दो मध्य बिंदु में मान लिया, ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, मैंने ये मान लिया कि ये पॉइंट डी, और ए सी का मध्य बिंदु हमने मान लिया ई। ओके, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ज्वाइंट देम। ओके, तो डी लाइन को क्या कर लिया, ज्वाइंट कर लिया। अब ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं देखूं, यहां पे मैं लिखूं कि इन ट्रायंगल एबीसी अगर डी और ई क्रमशः ओके, डी और ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, ए बी तथा ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है, हमने ये मान लिया, ठीक है, मध्य बिंदु है। अगर ये ऐसा है, मध्य बिंदु है,
तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम ये कहता है कि अगर ऐसा है तो डी क्या होगा, पैरेलल होगा बीसी के। डी क्या होगा, पैरेलल बीसी के होगा, और डी पैरेलल होगा बीसी के, और यहां से लेंथ ऑफ डी जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बीसी, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बीसी। ओके ठीक है, तो ये रिजल्ट यहां से निकल के आया। अच्छा, पिछला थ्योरम अगर मैं याद दिलाऊं कुछ इसी तरीके का था, पिछले क्लास में ही, जस्ट अभी पिछले क्लास में ही मैंने लिया है। उन दोनों और इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा अगर देखिएगा उसमें और इसमें अंतर क्या है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि देखने में तो एक ही जैसा, ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें और इसमें बस इतना अंतर है, वहां पे ये जो पॉइंट डी और ई था ये मिड पॉइंट नहीं होता था, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु नहीं होता था। वहां पे सिर्फ ये कहा गया था कि डी लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के। वो चाहे मैं यहां पे ड्रॉ करता, ठीक है, चाहे मैं यहां पे ड्रॉ करता और चाहे यहां पे ड्रॉ करता, वहां पे कंडीशन सिर्फ ये थी, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ उसके पैरेलल होना चाहिए। और यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पे ये है कि पैरेलल तो हो ही जाएगा वो, बस इसके मिड पॉइंट्स को क्या करना चाहिए, मिड पॉइंट्स को टच करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये अंतर समझ में आ गया होगा, दोनों में अच्छा खासा अंतर है। यहाँ पे ये इन दोनों का, दैट मीन्स कि ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो यहाँ पे डी पैरेलल होगा बी सी के, और लेंथ ऑफ डी हाफ ऑफ द बेस जिसके ये सामने है। ठीक है, और उसमें क्या था, वो कहीं पर भी रहे बस वो पैरेलल रहे, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का, यानी जो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ए डी रेशियो डी बी इक्वल था ए रेशियो ई सी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन वहां पे मिड पॉइंट नहीं था, ये अच्छा खासा अंतर है, तो लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ओके। गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, given a triangle ABC in which D parallel to BC, D parallel to BC, and if length of BC equal to 8 centimeter, then find the length of D। बिल्कुल आसान है, अगर मैं फिगर बनाऊं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी, तो उसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है। फिर क्या कह रहा है कि डी पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के, तो एक लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूं डी, जो कि बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो बना ले रहे हैं, डी लाइन बना लिए। ठीक है, जो कि पैरेलल है बीसी के। ओके, पैरेलल है बीसी के, एंड एक पॉइंट और भी नोट कर ले कि D and E is the midpoint of AC and AB and AC respectively। okay, AB and AC respectively। अगर ये पॉइंट में ना लिखूं तो ये क्या हो जाएगा पता है, रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसा मैं ना लिखूं तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा कौन सा, सिंपल रेशियो वाला। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा थ्योरम लग जाएगा, एडी रेशियो डीबी इक्वल टू ए रेशियो ईसी। अगर ये पॉइंट में ना लिखता कि डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई सी, ठीक है, तो ये सवाल फिर कन्वर्ट हो जाता किसमें, रेशियो वाले में। क्लियर है, तो आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे इस पॉइंट को दोबारा लिखने का क्या औचित्य है कि डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो बड़ा अच्छा खासा अंतर है, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब यहाँ पे सोल्यूशन में लिखूं तो ये लेंथ हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी मुझे क्या है, डिमांड है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है, इफ डी पैरेलल टू BC and D and E are midpoints of AB and AC, ठीक है, then length of D equal to half of the BC। okay, length of D equal to half of the BC, that means half BC यहाँ पे कितना 8, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि D इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकता है। कैसे पूछेगा
कि डी दे देगा, ठीक है, डी दे देगा, आपसे बीसी पूछ लेगा, लेकिन ये सारी कंडीशंस को क्या करेगा, वो लिखा रहेगा, ये सारी कंडीशंस को क्या करेगा, लिखा रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिक्कत तब होती है जब क्लियरिटी नहीं होती है, क्वेश्चंस में क्लियरिटी नहीं होती है, तब जाके दिक्कत होती है। एक छोटा सा पॉइंट और आज देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आज के लिए लास्ट होगा, कि त्रिभुज बनना तभी संभव होगा, त्रिभुज बनना तभी संभव होगा, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, त्रिभुज बनना तभी संभव होगा जब जब दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट है, लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन इग्नोर करने से क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक है। अब ये सब चीजें एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें क्या देखना रहता है कि कोई भी ट्रायंगल तभी संभव होगा जब किन्हीं दो भुजाओं का, ठीक है, जब किन्हीं दो भुजाओं का, यहां पे एक शब्द और ऐड कर दें, किन्हीं, जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, एक थोड़ा सा इसका समरी को देख ले रहे हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, ओके, एक ट्रायंगल को मैं बना ले रहा हूं ए बी सी, ए के सामने वाले की भुजा को मैं मान ले रहा हूं ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने के स्मॉल सी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल संभव कब होगा, दैट मीन्स कि ये ट्रायंगल पॉसिबल कब होगा, ये ट्रायंगल पॉसिबल तब होगा जब किन्हीं दो भुजा, अगर मैंने ए बी को ले लिया, ए बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ठीक है, ए बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, बी सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, अगर बी और सी को ले लिए तो ऐड करेंगे, ए से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ए प्लस सी, दैट मीन्स ये भी किससे बड़ा होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रही है तो ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, और कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री को अब धीरे धीरे क्लोज की तरफ लेके जाए, जो भी टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा तेजी से कवर करें और चीजों को जो है समरी वे में खत्म करने का प्रयास करें, जल्द से जल्द हो जाए, ओके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।